हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू एनालाइज जीटी, हाउ टू एनालाइज एमसीक्यूज। ये वीडियो सिर्फ जीटीज को एनालाइज करने के लिए नहीं बल्कि कोई भी एमसीक्यू को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि एमसीक्यूज में अगर 35% 40% अगर उनको मार्क्स आ रहा है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो वाला टॉपिक है, वो वाला चैप्टर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा। इवन इफ उन्होंने पढ़ा, इवन इफ उन्होंने वो वीडियो देखा, फिर भी उनको इतना खराब मार्क्स आ रहे हैं, मतलब उनमें ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है वो जो टीचर है या कुछ भी ऐसे उनके दिमाग में डिमोटिवेशन वाली चीज़ें आने लगती है, नेगेटिव चीज़ें आने लगती है। बट मैं आप लोग से ये चीज़ तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात कर दूंगा कि ये जो आपको 35%, 40% या 50% आ रहा है एमसीक्यूज में, तो आप लोग डीमोटिवेट मत होना। एक बात आप लोग मुझे बताओ कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज में अगर आपको 80%, 90% मार्क्स आ रहा है, तो क्या आप फिर से वापस उस चैप्टर में आओगे? नॉर्मल सी बात है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कोई भी एक चैप्टर पढ़ा हमने, चलो आप सोचो फार्मा का ही एक चैप्टर पढ़ा, एएनएस का चैप्टर पढ़ा, और वो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपने एमसीक्यूज दिए, कुछ 55 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज है, उसमें से आपका 50 क्वेश्चन करेक्ट हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मुझे एएनएस आता है, मैंने एएनएस बहुत अच्छे से पढ़ा है, और एक्चुअली आपने अच्छे से पढ़ा है और आपके 90% क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब भी रिवाइज करोगे तो वो जो एएनएस वाला पार्ट आएगा ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि ना इसमें तो 80% आया है, ये मुझे सब आता है, मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर है, और आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो एएनएस आपके दिमाग से पूरा का पूरा निकल जाएगा, और फिर आपको पता ही है एफएमजी के एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो एमसीक्यूज दिए रहते हैं, हर एक क्वेश्चन बैंक में जो एमसीक्यूज दिए रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के बारे में नहीं दिया रहता, बल्कि वो क्वेश्चन बैंक में जो एमसीक्यूज होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। एएनएस का क्वेश्चन हुआ, या फिर आप सोचो कि लीवर का ही क्वेश्चन है, आप पैथोलॉजी का लीवर का क्वेश्चन पकड़ो और उसमें आपको 40% आया, तो हो सकता है कि जो आपका 60% क्वेश्चंस गलत हो, उसमें से आपको 20 या 25% जो है वो सर्जरी के साथ या किसी और सब्जेक्ट के साथ, मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटेड दिया हुआ है, जो एक्चुअली में इस मोमेंट पे आपको नहीं पता। या फिर जो पैथोलॉजी में ही अगला चैप्टर है बाइलरी डक्ट के बारे में, पेनक्रियास के बारे में, तो हिपेटो पैनक्रियाटिक सिस्टम या हिपेटोबिलियरी सिस्टम, उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन लीवर वाले चैप्टर में दिया है, तो आपको एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं पता, इसलिए आपने गलत किया है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो एमसीक्यूज है वो उस हिसाब से नहीं दिया है कि ये चैप्टर में जो चीज़ें लिखी है बस उसी के हिसाब से, वो एमसीक्यूज आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में दे रहे हैं, सो दैट अगर आप इस मोमेंट पे फर्स्ट रीडिंग में अगर आप 40% लाते हो, तो जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे, ऐसा तो नहीं है कि सेकेंड रीडिंग आप अगले दिन ही करोगे, अगले दिन आप और चीज़ें पढ़ोगे और सर्जरी मेडिसिन चीज़ें पढ़ोगे, उन सब का इंटीग्रेशन होगा, फिर से आप जब रिवाइज करोगे, रिवाइज करके जब आप सेम उन एमसीक्यूज को अटेंड करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो 100 क्वेश्चंस है, इन 100 क्वेश्चंस में से बस 40 क्वेश्चंस है जो इस लीवर वाले चैप्टर में, पैथोलॉजी के चैप्टर में से आ रहा है, बट 60% क्वेश्चंस जो है उनमें से अराउंड कुछ 30-40% जो है वो आगे का हिपेटोबिलियरी, हिपेटोपेनक्रियाटिक या फिर सर्जरी और मेडिसिन से रिलेटेड कुछ होगा। सर्जरी में जैसे आपका लीवर के जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, 1 2 3 4 रोमन लेटर में 1 2 3 4 है, या फिर और कुछ दूसरा टाइप होगा, कोई सर्जिकल प्रोसीजर होगा, कोई आपका एचसीसी के बारे में होगा, तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ इंटीग्रेटेड फॉर्म में दिया हुआ है इस पैथोलॉजी के लीवर वाले चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में। तो ये चीज़ आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चंस गलत क्यों हुए। आपका मेन फोकस एमसीक्यू में ये नहीं होना चाहिए कि आपका 40% आया मतलब आपको कुछ आता नहीं है, वो डीमोटिवेशन नहीं लाना है, बल्कि आपको उस चीज़ को ऐसे नज़रिए से देखना है कि आपका 40% क्यों आया, आपका 60% जो चीज़ें गलत हुई वो क्यों हुई, आपको वो एनालाइज करना होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे क्या फील हुआ कि ये क्वेश्चन आइदर मुझे आता है या नहीं आता है, खत्म बात। यहाँ पर ऐसा कोई फिजिक्स मैथ नहीं है, नॉर्मल सी है। अगर आपने एक क्वेश्चन रीड किया तो वो क्वेश्चन रीड करते ही आपको अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये वाला जो टॉपिक है, ये वाले जो वर्ड्स है मुझे जाने पहचाने लगे, तो मुझे पता है, थोड़ा सा पता है कि ये कहाँ से आया, मुझे स्ट्राइक किया दिमाग में कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर का है। उसके बाद जब आपने ऑप्शन पढ़ा तो आपको और कंफर्मेशन मिला कि हाँ उसी चैप्टर का है, क्योंकि ऑप्शंस भी मैच कर रहे हैं। फिर आपने उस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी को क्लिक किया, लेकिन आंसर था ऑप्शन सी।
तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऑप्शन सी क्यों था। एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो ऑप्शन बी मारा था, ऑप्शन बी को जो आपने क्लिक किया था, कुछ तो सोच के किया कि ए बी सी डी में से ऑप्शन बी जो है वो है। ऐसा तो नहीं है कि आपने आँख बंद किया और चलो कहाँ पर उंगली रख दिया बी पे तो बी हो गया सही। ऐसा तो नहीं होगा। जब आप बी मार रहे थे तो आप कुछ तो सोच के मारे कि हाँ इसका ये आंसर होना चाहिए, चलो मारते हैं, लेकिन ऑप्शन सी आया। तो अब आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर ऑप्शन सी क्यों है और बी क्यों नहीं है। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखा जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, मतलब जो मेंटल कंडीशन को अफेक्ट करता है। तो आपको फिर देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फॉलेट एसिड हाँ, एंड फॉलिक एसिड और सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, ऐसे 4 एनीमिया है। अब आपको पता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो B12 और फॉलेट है, तो आपने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो आपका आयरन डिफिशियंसी और सिट्रोप्लास्टिक उसको तो आपने साइड कर दिया। बट अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा विटामिन है या फिर ऐसा कौन सा दोनों में से आंसर होगा, फॉलेट या फिर विटामिन B12 जो ब्रेन को इफेक्ट करता है। अगर आपको याद है तो वो जैसे ही आपने पढ़ा, अगर आपको याद है तो आप B12 सीधा मार के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपको उस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हो, लो आपने 2 ऑप्शन तो हटा दिया, अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, B12 नहीं तो फॉलेट। आप सोच रहे हो और आपने फॉलेट को क्लिक कर दिया और फॉलेट हो गया आपका गलत। तो अब आप समझ रहे हो, जब आप नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ पूरा का पूरा बैठ जाएगा कि ओके B12 की डेफिशिएंसी में मेंटल प्रॉब्लम आता है लेकिन फॉलेट के डेफिशिएंसी में नहीं आता है। तो अगली बार अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें मेंटल प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा है ऐसा कौन सा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं और वो CNS को मतलब ब्रेन को अफेक्ट नहीं करता, तो उस मोमेंट में फिर आपको ये 4 ऑप्शन आएंगे, B12, फॉलेट, आयरन डिफिशियंसी और सिट्रोप्लास्टिक। तो अब क्या है ना कि इवन इफ आपको ये याद नहीं है कि फॉलेट है कि नहीं मेगालोब्लास्टिक में, बट आपको ये ज़रूर याद है कि B12 जो है वो मेंटल प्रॉब्लम में काम आता है, मतलब अफेक्ट करता है। तो जब क्वेश्चन में आपको दिख गया ना कि ये मेंटल प्रॉब्लम को नहीं करता, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि विटामिन B12 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में बोला था कि आपको ऑप्शन देख के ये समझ आ जाएगा कि ये ऑप्शन के लिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन में ये क्वेश्चन मैच ही नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन का कुछ दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी गलत कर दिया था, तो मुझे याद है कि कैसे चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए क्वेश्चन में जिससे ये ऑप्शन होगा। तो ये सब जो एनालिसिस है ये आपको 1 दिन 2 दिन में नहीं होने वाला, और ये आपको ये सोच कर नहीं होगा कि अरे मेरा 40% आया, ठीक है ना, आया तो आया, 60% गलत हुआ। अब 60% में से जैसे कि ये मैंने ये एग्जांपल लिया कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन नहीं है, बट बाकी 2 ऑप्शन तो आपने निकाल दिया, वो तो हटा दो। तो इन दोनों ऑप्शंस में से क्या सही है क्या गलत है वो जैसे ही आप क्लिक करोगे और आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दिखेगा, आइदर क्लिक करोगे तो ग्रीन होगा नहीं तो रेड होगा। अगर ग्रीन हुआ मतलब कि चलो इस क्वेश्चन का तो ये आंसर है, दिमाग में बैठ गया, बट अगर रेड हुआ तो नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ये रेड क्यों है और ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए क्वेश्चन में जिससे मेरा जो क्वेश्चन आंसर गलत हुआ ये सही हो जाता है। वो सारे बज़वर्ड आपको दिखेंगे। फिर दूसरा होगा सिली मिस्टेक। इवन इफ आपको पता है कि ग्रैनुलोमा एक जो है होता है, आपको पता है कि ग्रैनुलोमा जो है वो लंग्स में होता है, लेकिन जब नेक्रोसिस आया तो आपने मार दिया लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। क्यों? लिक्विफेक्टिव तो आपका ब्रेन में होता है, और ये जो है टीबी के बारे में, टीबी, ग्रैनुलोमा, गॉन्स फोकस, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है क्वेश्चन में, और फिर भी आपने लिक्विफेक्टिव मार दिया। इसलिए नहीं मारा बिकॉज आपको पता नहीं कि लंग्स में क्या होता है, बट वो आपका सिली मिस्टेक है। आपको इवन पता है फिर भी आपको उस मोमेंट पे आपने हड़बड़ी में लिक्विफेक्टिव मार दिया ये सोच के कि लंग्स में लिक्विफेक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा ओ शिट, लिक्विफेक्टिव जो है वो तो ब्रेन का है, लंग्स का तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे आप धीरे धीरे MCQs करते रहोगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें दिमाग में डेवलप होती रहेगी। आपको आपका एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, आपको आपका सोचने का तरीका बदलना होगा MCQs को देखने का। लेकिन फिर अब बात करेंगे जीटी में। जीटी में तो ऐसा नहीं कि 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट है, उसमें आपके 19 के 19 सब्जेक्ट है। तो जीटी को देने का रीज़न क्या है या जीटी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बट इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जो जीटी के क्वेश्चन है उनको कैसे रिव्यू करना है। अगर 300 क्वेश्चन में से आप सोचो फॉर एग्जांपल आपको कुछ 125 आया, 130 आया, तो 170 क्वेश्चन गलत हुए, फाइन, 170 गलत हुए, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना होगा, 170 गलत हुए।
अब आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप बैठ के रोने लगो यार मेरे 130 आ रहा है, पता नहीं एफएमजी में भी सेम आएगा क्या, नहीं होगा मुझसे, या फिर पढ़ने बैठ जाओ फिर से दूसरा और ये जीटी गए तेल लेने, या फिर दूसरा मेरा 170 गलत हुआ होने दो, अब मुझे 170 बार सीखने के लिए मिलेगा। ये जो 170 चीज़ें गलत हुई, अब 170 बार मुझे 170 क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं 170 टाइम्स इन चीज़ों को सीखूंगा फिर से। तो अभी 170 क्वेश्चन में से आप पक्का पकड़ के चलो, कुछ नहीं तो कुछ आपका 20 से 25 ऐसे सिली मिस्टेक होंगे, जो इवन इफ आपको आंसर पता है फिर भी आपने हड़बड़ी में, नहीं तो फिर उस मोमेंट पे कंफ्यूजन में आपने एक क्लिक मार दिया। 50% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 2 ऑप्शन तो हटा दिए, बस 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज थे और आपने जो ऑप्शन क्लिक किया वही गलत हो गया और अगला वाला सही था। और 50% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में आपको याद नहीं है उस मोमेंट पे जब क्वेश्चन आया, या फिर याद नहीं आ रहा कि ये क्या है, कुछ तो है कुछ तो है कुछ तो है, बट उस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा और आपने एक क्लिक मार दिया और गलत हो गया वो। और 20-25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऊपर से गए, उनको छोड़ो। आपका मेन फोकस होना चाहिए 170 में से कुछ 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है वो तो ऐसे एकदम हाई लेवल होते हैं, बट 145 क्वेश्चन में से आपको 145 क्वेश्चन आपके गलत क्यों हुए। अगर ऐसा कोई टॉपिक है, अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको उस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा था और आपने कुछ भी क्लिक किया और वो गलत हो गया, तो वो टॉपिक, वो चैप्टर, जाओ उस चैप्टर में उसको पढ़ो। अगर आपने सिली मिस्टेक किया तो फिर आप ध्यान से अगली बार ध्यान रखना, खुद पे ध्यान रखना, उसमें आपको ये नहीं बोलूँगा पढ़ो लिखो कुछ भी, वो आपको खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अगली बार मैं ऐसे क्वेश्चंस पढ़ूँ तो ये स्पेसिफिक बज़वर्ड देख के ही क्लिक मारूँ, क्योंकि हो सकता है नीचे एक्सेप्ट, फॉल्स, नॉट, ये सब चीज़ों की वजह से आपने गलत आंसर मार दिया। और तीसरा जो था वो था कि 2 ऑप्शन मैंने हटा दिए, बस 2 ही ऑप्शन थे, उन दोनों ऑप्शन में से कोई तो एक होगा, आपने ये वाला चूज़ किया लेकिन आंसर ये था, तो अगली बार फिर ये वाला ऑप्शन जो आपने चूज़ किया वो तो अब नहीं था ना, बट ये वाला ऑप्शन था, तो अगली बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ें लिख के रखनी होंगी या फिर याद रखना होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा बज़वर्ड आया तो ये वाला चीज़ है, ना ही कि ये, जैसे ये न्यूट्रोफिल वाला मैंने बोला। तो अभी क्या है कि अगली बार आपको अगर कहीं भी मेगालोब्लास्टिक दिखा, कहीं भी हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल दिखा और वहाँ आप ढूंढने बैठ जाओगे कि CNS कहीं लिखा है क्या, CNS नहीं लिखा है फॉलेट, या फिर वो सिलेस टेस्ट लिखा है क्या, सिलेस टेस्ट नहीं लिखा है फॉलेट, ऐसा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो स्पेसिफिक वर्ड क्या है, वो स्पेसिफिक दोनों के, ये जो A और B जो 2 ऑप्शन में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे वो आपको पता चलेगा। और जीटीज को एक बार में रिवाइज मत करो, अगर नहीं होता एक बार में मत करो, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है 170 क्वेश्चन फिर से रीड करना और ऑलरेडी तुमने 5 घंटे दे दिए हैं अपने लाइफ के जीटी देने में, सब्जेक्ट वाइज करो ना, वहाँ पर फिल्टर होता है, फिल्टर में पैथोलॉजी टच करो और पैथोलॉजी के सही और गलत दोनों आंसर्स को पकड़ना, क्योंकि ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि 130 क्वेश्चन जो तुम्हारे करेक्ट हुए वो 130 के 130 तुमने 100% सोच के मारा था। जैसे 170 गलत हुए वैसे 130 में भी 20-25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमने बस मार दिया था और वो किस्मत से लग गया, कुछ क्वेश्चन नहीं लगा तो वो रॉन्ग में चला गया। तो चूज करो, पैथोलॉजी पर क्लिक करो, पैथोलॉजी के सही गलत दोनों आंसर्स होने चाहिए। पैथोलॉजी में कितने होंगे, 12, 15, 13, उन पैथोलॉजी के क्वेश्चंस को देखो कि पैथो में तुमने आउट ऑफ 30 कितने गलत किए, पैथोलॉजी में तुम्हारा कितना आया, 50% से ज़्यादा आया, 50% से कम आया। सर्जरी में फिर देखो कि कितना आया, 50% से ज़्यादा आया, 50% से कम आया। अगर 50% से कम आया तो जितने भी क्वेश्चन जो तुम्हारे गलत हुए उनके आंसर्स क्या है, और वो पढ़ने के बाद फिर तुमको कैसा फील हो रहा है कि हाँ अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों है, या फिर अभी भी समझ नहीं आ रहा, जाओ सर्जरी में वो बुक खोलो, वो चैप्टर खोलो और देखो कि क्या लिखा है। लाइन में वहाँ लिखा हुआ होगा वो चीज़, कहीं ना कहीं कोने में लिखा हुआ होगा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, 2x पे वो स्पेसिफिक पार्ट तुम्हें पता है ना, ट्रांसक्रिप्ट करके देख सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट दबाओगे तो तुम्हें पता रहेगा कौन से टाइम लाइन पे कौन सा वाला टॉपिक है, वो टॉपिक है घुसे कितना 15 मिनट 20 मिनट 2x पे देख लो, खत्म बात। तो डेली के डेली हर 2 या 3 दिन में तुमको पूरा का पूरा जीटी एनालाइज करना है। हर दिन 5 सब्जेक्ट भी पकड़ोगे तो 3 दिन में 15 सब्जेक्ट, बाकी 4 सब्जेक्ट तो तुम्हारे वो रेडियोलॉजी एनेस्थीसिया के वो तो थोड़े बहुत होंगे गलत, तो वो तो तुम वहाँ पढ़ के ही समझ जाओगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ के ही समझ जाओगे, अच्छा ये जाके ठीक है पता है, छोड़ो। तो 3 दिन में 5 सब्जेक्ट भी पकड़ के चलो तो 15 दिन हो गए। 5 सब्जेक्ट में तुमको कितना लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, मैक्स 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटा भी ज़्यादा बोल दिया, बिकॉज हो सकता है कि तुमने PSM सॉल्व किया
या फिर तुमने पीडियाट्रिक्स सॉल्व किया, पीडियाट्रिक्स में तुम्हारे 20 क्वेश्चन थे, 20 में से तुम्हारे 15 सही हुए, 5 ही गलत हुए। उन 15 में से सिर्फ 2 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो तुमने तुक्के में मारा, बाकी 13 क्वेश्चन तुमने जो सोच के मारा था वही है, तो वो तो ठीक है, वो साइड करो, वो तो तुम्हें पता है। यहाँ जो बस 5 क्वेश्चन तुमने गलत किए, उन 5 क्वेश्चन का देख लो क्या आंसर है। हो सकता है 1-2 सिली मिस्टेक होंगे, हो सकता है 1-2 तुम्हारा नॉलेज का कमी होगा, बट तुमने नीचे एक्सप्लेनेशन जैसे ही पढ़ा तुम्हें समझ में आ गया, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है, अब मुझे समझ में आ चुका है। जैसे ये पेट में जो बच्चा होता है तो उसके 1 वेन और 2 आर्टरी होता है ना, तो मैंने क्या किया था, मेरे दिमाग में पहले क्या था कि मैं वेन करता था, ऐसे वी करता था, तो मुझे लगता था 2 वेन 1 आर्टरी है, मैंने 2 वेन और 1 आर्टरी मार दिया। और फिर मुझे दिमाग में आया, मतलब फिर मैंने देखा वहाँ पर कि लिखा हुआ है कि नहीं 1 वेन और 2 आर्टरी होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब 1 वेन मैं ऐसे करता हूँ, अब अगर आता है ना वो क्वेश्चन तो मैं करता 1 वेन 2 आर्टरी, ऐसे 1 वी वेन और 1 वेन करके तो ऑब्वियसली फिर 2 आर्टरी है। तो ये चीज़ वैसे ना मेरे दिमाग में बैठ गया, तो अगर अभी क्वेश्चन भी आ गया ना तो मैं ऐसे हाथ नीचे रख के 1 वेन करके 1 वेन और 2 आर्टरी मार के आऊँगा। तो वो चीज़ें जो है जितना आप करोगे एमसीक्यूज, जितना आप करोगे वैसे धीरे धीरे आप खुद का ही एक ऐसा बज़वर्ड, ऐसा निमोनिक बनाते रहोगे, जिससे आपको चीज़ें खुद ब खुद दिमाग में आते रहेंगी कि हाँ अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया, क्योंकि 1 वेन और 2 आर्टरी बहुत ईजी क्वेश्चन था। और इस चीज़ को मैं अपना सिली मिस्टेक की बोलूँगा कि मुझे नॉलेज की कमी थी या फिर मैं कंफ्यूज हो गया था। 1 वेन 2 आर्टरी, 2 वेन 1 आर्टरी, 1 आर्टरी 1 वेन ऐसे करके था। फिर एक था ये रीनल एजेनेसिस का था कि उसका पॉलीहाइड्रोनियस या ओलिगोहाइड्रोनियस क्यों होता है फीटस में। तो उसका रीज़न ये था कि उसको अगर 1 आर्टरी रहेगा, उस ऐसे ही था, हाँ 1 आर्टरी रहेगा तो उसको ओलिगोहाइड्रोनियस होता है, ऐसा कुछ तो एक क्वेश्चन था। तो ये भी मेरा गलत हुआ था, तो अभी भी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट अगर क्वेश्चन देखूंगा 4 ऑप्शंस देखूंगा तो मेरे दिमाग में है कि 1 आर्टरी होने की वजह से कुछ तो एजेनेसिस होता है, रीनल एजेनेसिस या कुछ तो होता है 1 आर्टरी होने की वजह से, जबकि 2 आर्टरी नॉर्मल होता है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आएंगी और आपको आपका वो नज़रिया बदलना होगा कि गलत हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया, आप क्या कर सकते हो, रो तो नहीं सकते, तुम्हारे रोने से तुम्हारा FMG तो पास नहीं होने वाला, तो तुमको देखना पड़ेगा क्यों गलत हुआ तो उसका सही आंसर क्या है। अगर वो आंसर सही है और वो तुम्हें समझ में आ गया तो अगली बार गलती नहीं करोगे। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया, जाओ वीडियो खोलो, बुक खोलो, देखो, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है रट लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे मेरे जैसा वो 1 वेन, ये कितना बच्चों जैसा चीज़ है, 1 वेन 2 आर्टरी हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल मेरे दिमाग में नहीं आता था, तो मैंने क्या किया कि वो जो विक्ट्री वाला जो होता है ऐसे वी, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में मैंने वी किया, तो यहाँ 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, तो इधर ट्राइकस्पिड है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड है, ठीक है ना। हाँ, तो वो आपको धीरे धीरे खुद के निमोनिक्स बना जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया कि कैसे करके एनालाइज करना है, क्यों एनालाइज करना है, और स्लोली एनालाइज करो, एक बार में मत बैठ जाओ जीटी को पकड़ के, 3 दिन में करो, लेकिन जो करोगे उसको अच्छे से करो, ताकि ये चीज़ें अब अगली बार गलत ना हो। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अगर गलत हुआ तो अब अगली बार ये गलत ना हो, तो कैसे करके इनको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में डालना है, कैसे भी करके डालो, बट डालो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।